Hello friends, today's topic is plea bargaining, which is provided under the Code of Criminal Procedure 1973 under Chapter 21A from sections 265A to 65L. So firstly we start with the term plea bargaining. What do you mean by plea bargaining? देयर इज़ ए जर्नल डेफिनेशन. एक जर्नल डेफिनेशन है जिसे हम यूज़ करते हैं, अमूमन कह भी देते हैं कि प्ली बार्गेनिंग मीन्स दैट. तो अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं. प्री ट्रायल नेगोशिएशंस, आई रिपीट, प्री ट्रायल नेगोशिएशंस बिटवीन द अक्यूज्ड एंड द प्रोसिक्यूशन. प्री ट्रायल नेगोशिएशन बिटवीन द अक्यूज्ड एंड द प्रोसिक्यूशन ड्यूरिंग विच, जिस दौरान, उस दौरान जो हम कहेंगे जो नेगोशिएशंस हो रही है अक्यूज्ड और प्रोसिक्यूशन के बीच में, और उस दौरान जो अक्यूज्ड है, द अक्यूज्ड एग्रीज टू प्लीड गिल्टी, वो अपना गुनाह कबूल करता है इन एक्सचेंज फॉर, किस चीज के लिए, वो फॉर सर्टेन कंसेशन बाय द प्रोसिक्यूशन, ताकि प्रोसिक्यूशन उसे कुछ कंसेशन दे दे. कंसेशंस मीन्स पनिशमेंट थोड़ी कम करवा दे, या मीन्स हम इसे कॉम्प्रोमाइज भी कह सकते हैं इन दी कोर्ट. पहले हम आउटसाइड दी कोर्ट कॉम्प्रोमाइज करते थे, बट प्ली बार्गेनिंग इज ए कंसेप्ट इन विच वी कैन कॉम्प्रोमाइज with the prosecution in the court. I repeat again the general definition of plea bargaining. You can note down it. Pre-trial negotiations between the accused and the prosecution during which the accused agrees to plead guilty in exchange for certain concessions by the prosecution. This is called plea bargaining. स्टार्ट करते हैं हम अपना सेक्शन 265 ए, जो ये कहता है कि एप्लीकेशन ऑफ द चैप्टर मीन्स एप्लीकेशन ऑफ द प्ली बार्गेनिंग. प्ली बार्गेनिंग कहाँ पे अप्लाई होगा, हम कहाँ अप्लाई करेंगे प्ली बार्गेनिंग का कंसेप्ट. तो ये जो चैप्टर है हमारा चैप्टर 21 ए, ये बेसिकली हमें बताता है प्ली बार्गेनिंग कहाँ अप्लाई की जाएगी, किन क्या क्या कंडीशन होंगी, कौन अप्लाई कर सकता है, किसके अगेंस्ट अप्लाई की जा सकती है. तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 265 है, जो हमें बेसिकली बताता है एप्लीकेशन ऑफ द चैप्टर मीन्स प्ली बार्गेनिंग. ये कहता है दिस चैप्टर शैल अप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ एन अक्यूज्ड अगेंस्ट वोम. प्ली बार्गेनिंग का कंसेप्ट हमेशा अक्यूज्ड ही ले सकता है, जिसके अगेंस्ट, जो हमारा ए कहता है जिसके अगेंस्ट द रिपोर्ट हैज़ बिन फॉरवर्डेड. रिपोर्ट जो हमारा चालान होता है या चार्जशीट होती है या पुलिस रिपोर्ट होती है, जो फॉरवर्ड की है ऑफिसर इंचार्ज, जो पुलिस स्टेशन का ऑफिसर इंचार्ज, जो हमने सेक्शन 173 में की थी ना, सबमिशन ऑफ रिपोर्ट बाय द पुलिस ऑफिसर, वो उसने फॉरवर्ड की है मैजिस्ट्रेट के पास. एंड एलेजिंग देयर इन, उसके अंदर ये कह रहा है कि दैट एन ऑफेंस, उसे लगता है एन ऑफेंस अपीयर्स टू हैव बीन कमिटेड, एक ऑफेंस कमिट हुआ है. किसने किया है? बाय हिम. बाय हिम मीन्स अक्यूज्ड, अक्यूज ने एक ऑफेंस कमिट किया है, बट वो ऑफेंस अदर देन एन ऑफेंस, वो ऐसा ऑफेंस नहीं है कि उसकी पनिशमेंट डेथ पेनल्टी है या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है या इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 7 years, जो कि हमें प्रोवाइड कर रखी है, हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर द लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स. जो भी जैसे हमारा आईपीसी है या जो हमारा एनडीपीएस एक्ट है या एनी अदर एक्ट जो प्रोवाइड करता है पनिशमेंट फॉर लाइफ, पनिशमेंट फॉर डेथ एंड पनिशमेंट फॉर द टर्म ऑफ एक्सीडिंग 7 years. अगर ये ऐसा कोई ऑफेंस किया जिसकी पनिशमेंट डेथ है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है या इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म ऑफ एक्सीडिंग 7 years है, तो वहां पे प्ली बार्गेनिंग का कंसेप्ट आएगा ही नहीं. ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है. प्ली बार्गेनिंग का कंसेप्ट वहां आएगा जहां पनिशमेंट कम है, जहां मतलब जो छोटे मोटे ऑफेंसेस है वहां प्ली बार्गेनिंग का कंसेप्ट आ सकता है. बट अगर ऐसा है कोई एक ऐसा ऑफेंस है जहां वो पर्टिकुलरली बता रहा है कि इस ऑफेंस की पनिशमेंट डेथ है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है या इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म ऑफ एक्सीडिंग 7 years, 7 साल तक की सजा हो सकती है, फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 7 साल से ज़्यादा की भी हो सकती है, तो वहाँ पे प्ली बार्गेनिंग का कंसेप्ट नहीं आएगा. ठीक है. फर्स्ट तो जहाँ रिपोर्ट आई है, पुलिस ने रिपोर्ट सबमिट की है अपनी 173 के अंदर. सेकेंड, जहाँ हमारा वो मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है, मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है अदर देन रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट के अलावा, या तो खुद ले लेगा सुओ मोटो या ऑन कंप्लेंट. ठीक है. ए मैजिस्ट्रेट हैज़ टेकन कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस ऑन कंप्लेंट अदर देन एन ऑफेंस. वही बात है यहाँ पे, कंप्लेंट के ऊपर अगर मैजिस्ट्रेट ने कोई कॉग्निजेंस लिया है, जो हमारा सेक्शन 190 सेक्शन 190 कहता है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस बाय मैजिस्ट्रेट्स.
कोई भी मैजिस्ट्रेट, एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास कॉग्निजेंस ले सकता है कंप्लेंट के ऊपर, पुलिस रिपोर्ट के ऊपर या सुओ मोटो, या एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास विच इज स्पेशली एम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ दैट ऑफेंस बाय चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। अगर चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को एम्पावर्ड कर रखा है तो वो कॉग्निजेंस ले सकता है ऑफ एनी ऑफेंस, या एक पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए उसको एम्पावर्ड कर रखा है। पहले तो कहता है कि मैजिस्ट्रेट अगर कोई कंप्लेंट रिसीव कर लेगा, कंप्लेंट रिसीव करेगा और कंप्लेंट क्या बता रही है, फैक्ट्स बता रही है, ऐसे उनसे लग रहा है कि एक ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, ऑफेंस कमिट हुआ है, ऑन कंप्लेंट के ऊपर कॉग्निजेंस ले सकता है। अपॉन पुलिस रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट हमने पढ़ी 173 के अंदर पुलिस सबमिट कर देगी, जिसे हम चालान भी कहते हैं, चार्जशीट भी कहते हैं, सबमिशन ऑफ पुलिस रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173, उसके ऊपर भी कॉग्निजेंस ले सकता है। या अपॉन इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड, किसी बंदे ने उसे इन्फॉर्मेशन दे दी, या अदर देन ऑफिसर, ऑफिसर नहीं होना चाहिए बट वो बंदा, मैं जाके इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ मैजिस्ट्रेट को, वो ले लेगा कॉग्निजेंस, ठीक है। या अपॉन हिज ओन नॉलेज, उसे लग रहा है वो कहीं रह रहा है अपने, उसके घर के पास कोई ऑफेंस हो रहा है, कोई कमिट हो रहा है, उसने संज्ञान ले लिया, सुओ मोटो एक्शन कहते हैं हम इसे। अपॉन हिज ओन नॉलेज, उसे लग रहा है कि ऑफेंस कमिट हो गया भाई यहाँ पे, तो वो खुद ले लेगा सुओ मोटो कॉग्निजेंस, खुद ट्राई कर लेगा उसको कॉग्निजेंस। वापस आते हैं हमारा 265B के ऊपर, जो ये कहता है कि मैजिस्ट्रेट हैज़ टेकन कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस ऑन कंप्लेंट। जो हमने कंप्लेंट पढ़ी 190 के अंदर, वो कंप्लेंट के ऊपर कॉग्निजेंस ले सकता है। मैजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया, बट वो एक ऐसा ऑफेंस नहीं होना चाहिए जिसकी पनिशमेंट डेथ हो, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ हो, या इम्प्रिजमेंट फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 7 ईयर से ज़्यादा इम्प्रिजमेंट हो, किसी भी लॉ ने प्रोवाइड कर रखी है, ठीक है। एंड आफ्टर एग्जामिनिंग द कंप्लेनेंट एंड द विटनेसेस, क्योंकि उसने कंप्लेंट के ऊपर कॉग्निजेंस लिया है तो ऑब्वियस सी बात है एग्जामिन भी करेगा कंप्लेनेंट को अंडर सेक्शन 200 एंड विटनेसेस को, ठीक है। एंड उसके बाद क्या करेगा, इशू करेगा, इशू दी प्रोसेस अंडर सेक्शन 204 में क्या इशू करेगा, वारंट इशू करने वारंट इशू कर देगा, सम्मन इशू करने सम्मन इशू कर देगा, ठीक है। बट डज नॉट अप्लाई, ये बात भी कह रहा है कि अप्लाई कहाँ नहीं होगी प्ली बार्गेनिंग का कंसेप्ट, बट डज नॉट अप्लाई वेयर सच ऑफेंस अफेक्ट। अगर वो कोई ऐसा ऑफेंस है, चाहे उसकी पनिशमेंट 7 साल से कम है, सिंपल ऑफेंस है, बट वो ऑफेंस अफेक्ट कर रहा है सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री, जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है कंट्री के, उसको अफेक्ट कर रहा है कहीं ना कहीं वो ऑफेंस, एंड हैज़ बिन कमिटेड अगेंस्ट ए वुमन, एक वुमन के अगेंस्ट कमिट किया गया है, जो स्टालिंग वगैरह के जो हमारे कुछ ऑफेंसेज है, किसी वुमेन को देखना, छेड़ना, अगर वुमेन के अगेंस्ट हुआ है तो प्ली बार्गेनिंग का कंसेप्ट नहीं आएगा। और ए चाइल्ड, या कोई ऐसा बच्चा है जो बिलो दी एज ऑफ 14 ईयर्स, अगर वुमेन के अगेंस्ट हुआ है या कोई सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन कंट्री की है उसे अफेक्ट कर रहा है, या फिर एक बच्चा है 14 साल से नीचे उसके अगेंस्ट हुआ है, तो वहाँ हमारा प्ली बार्गेनिंग का कंसेप्ट अराइज ही नहीं होगा। ये बात ध्यान में रखनी है। एंड जो इसका सबसेक्शन 2 है वो कहता है कि फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन 1 द सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन इशू करके डिटरमाइन कर सकती है, बता सकती है कि ये ऑफेंसेस इन लॉ के अंदर हम इन्हें वो ऑफेंसेस काउंट करेंगे जो अफेक्ट कर रहे हैं सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री। सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर देगी, डिटरमाइन कर देगी भाई ये ऑफेंसेस है, इन ये ऑफेंसेस अगर तूने कर दिया तो तेरे ऊपर प्ली बार्गेनिंग कंसेप्ट नहीं होगा, बिकॉज the offenses which you committed have affect or likely to affect the socio-economic condition of the country। कहीं ना कहीं वो socio-economic condition जो country की condition है उसको कहीं ना कहीं affect कर रहा है वो offense, तो वहाँ पे plea bargaining का concept नहीं आएगा। कहाँ आएगा, offenses हैं जिनकी सज़ा 7 साल से नीचे है, बट एक्सेप्शंस आ गई। अगर वो ऐसा कोई ऑफेंस है जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है कंट्री की उसे अफेक्ट कर रहा है, वहाँ नहीं होगा। अगर वो कोई ऐसा ऑफेंस है जो अगेंस्ट वुमेन किया गया, वहाँ प्ली बार्गेनिंग का कंसेप्ट नहीं आएगा। अगर वो कोई ऐसा ऑफेंस है अगेंस्ट चाइल्ड बिलो दी एज ऑफ 14 ईयर्स है उसके अगेंस्ट किया गया था, वहाँ प्ली बार्गेनिंग का कंसेप्ट राइज ही नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा 265B कहता है कि एप्लीकेशन फॉर प्ली बार्गेनिंग, एप्लीकेशन कौन लगाएगा प्ली बार्गेनिंग की। ये कहता है ए पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस मे फाइल एप्लीकेशन फॉर प्ली बार्गेनिंग इन कोर्ट इन विच सच ऑफेंस इज ट्राइड। ये कहता है जो पर्सन एक्यूज्ड है, जिस बंदे के ऊपर उस चार्जेस लगे उस ऑफेंस के, वो बंदा फाइल करेगा, एप्लीकेशन कर सकता है, मे फाइल कर देगा एप्लीकेशन, किस लिए, प्ली बार्गेनिंग के लिए, उस कोर्ट के अंदर जिस कोर्ट के अंदर उसका ऑफेंस पेंडिंग पड़ा है, ट्रायल के लिए पेंडिंग पड़ा है। यहाँ ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ है, ट्रायल के लिए पेंडिंग पड़ा है। नेक्स्ट कहता है द एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1 शैल कंटेन, जो एप्लीकेशन वो लगा रहा है वो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बताएगी, उसका जो केस है रिलेट करता है कि मेरी ये एप्लीकेशन है, मेरा ये केस है। ऑफेंसेस भी बताएगा, फाइल्ड इंक्लूडिंग द ऑफेंस टू विच द केस रिलेट, जो उसने ऑफेंस कमिट की है कि मेरा केस इस
ऑफेंस से रिलेट करता है, एंड शैल बी अकम्पनीड, एफिडेविट भी देगा जो कि अक्यूज के बाद स्वेन किया जाएगा, ठीक है, स्टेटिंग देयर इन दैट, जो एफिडेविट देगा उसके अंदर ये बताएगा कि आई एम वॉलेंटरली, मैं वॉलेंटरली अपनी इच्छा से एप्लीकेशन लगा रहा हूँ प्ली बार्गेनिंग की, एंड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द पनिशमेंट प्रोवाइडेड इन द रूल ऑफ द ऑफेंस द plea bargaining in his case, and that he has not previously been convicted by a court in a case in which he had been charged with the same offense. एंड आफ्टर रिसीविंग द एप्लीकेशन रिसीव करने के बाद कोर्ट इशू कर देगी नोटिस, पीपी को नोटिस दे देगी एंड द कंप्लेनेंट को दे देगी, ठीक है, एंड एट द केस में भी जैसा भी केस होगा, एंड टू अक्यूज टू अपीयर, अक्यूज को दे देगी, एप्लीकेशन रिसीव होगी, रिसीव होने के बाद पीपी को नोटिस दे दिया जाएगा, कंप्लेनेंट को नोटिस दे दिया जाएगा, एंड अक्यूज को भी डेट फिक्स कर दी जाएगी केस की, भाई इस दिन आ जाना, उस दिन प्रोसीडिंग हो जाएगी, ठीक है। जब वैन पब्लिक प्रोसिक्यूटर द कंप्लेंट ऑफ द केस एज द केस में भी एंड द अक्यूज अपीयर, जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर जिसे हमने नोटिस दिया था एंड जो कंप्लेनेंट को भी बताया था एंड अक्यूज को भी डेट दे दी, वो जो डेट फिक्स है उस दिन आ जाएंगे, कोर्ट एग्जामिन कर लेगी अक्यूज को इन कैमरा के अंदर, वे द अदर पार्टी इन द केस शैल नॉट बी प्रेजेंट, अगर कोई पार्टी प्रेजेंट नहीं होती उस दिन टू सर्टिफाई शैल दैट द अक्यूज हैज फाइल्ड द एप्लीकेशन, हाँ अगर कोई पार्टी प्रेजेंट नहीं होती तो वो मतलब एग्जामिन कर लेगा ना अक्यूज को इन कैमरा के अंदर, टू सेटिस्फाई इटसेल्फ, अगर मतलब कोर्ट अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए दैट द अक्यूज, उसे लगता है कि अक्यूज ने एप्लीकेशन वॉलेंटली फाइल की, एंड वे द कोर्ट इज सेटिस्फाइड, जहाँ कोर्ट सेटिस्फाइड दैट द एप्लीकेशन हैज बीन फाइल्ड बाय द अक्यूज वॉलेंटली, जहाँ कोर्ट को ये लगता है कि अक्यूज ने वॉलेंटरली एप्लीकेशन फाइल की है, इट शैल प्रोवाइड टाइम, वो टाइम दे देगी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को एंड द कंप्लेनेंट ऑफ द केस में भी एंड द अक्यूज टू वर्क आउट ए म्यूचुअल, एंड जो अक्यूज को कहते हैं कि आप ना एक वर्कआउट म्यूचुअली सेटिस्फेक्शन डिस्पोजिशन ऑफ द केस विच में इंक्लूड गिविंग द, हाँ एक मतलब समझौता कर लो यार, म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन, दोनों की कंसेंट हो जाए, प्रोसिक्यूशन की भी, पीपी की भी, अक्यूज की भी, तीनों मिलके समझौता कर लो आप अपना, जिसके अंदर इंक्लूड होगा क्या, जो विक्टिम है वो कंपनसेशन ले लेगा, अक्यूज उसको कंपनसेशन दे देगा, एंड जो भी अदर एक्सपेंसेस लगे केस के दौरान वो पे कर देगा, उसके बाद क्या होगा, देयर आफ्टर फिक्स द डेट फॉर फर्दर हियरिंग, उसके बाद कोर्ट एक डेट फिक्स कर देगी आगे की सुनवाई के लिए, एंड द कोर्ट फाइंड्स दैट द एप्लीकेशन, अगर कोर्ट को ये लगता है कि एप्लीकेशन इनवॉलेंटली फाइल की है अक्यूज ने, एंड उसे ये भी लगता है कि वो प्रीवियसली भी कन्विक्टेड है उसी ऑफेंस के लिए, भाई ये कोर्ट इन ए केस इन विच ही हैड बीन चार्ज, उसी सेम ऑफेंस के लिए पहले भी कन्विक्ट हो रखा है, ठीक है, इट शैल प्रोसीड फर्दर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन, वो जैसे नॉर्मल बंदों का ट्रायल चलता है ना, जो ऑफेंस कमिट किया उस हिसाब से चलेगा, प्ली बार्गेनिंग का कंसेप्ट फिर वहाँ से गायब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन 265C, गाइडलाइंस फॉर म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन, क्या गाइडलाइंस होंगी, मतलब जो आप म्यूचुअली मिल के डिस्पोज ऑफ कर रहे हो अपने केस के, उसके अंदर क्या क्या गाइडलाइंस होगी, इन वर्किंग आउट द म्यूचुअल सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन, जो हमने ऊपर पढ़ा है, कोर्ट शैल फॉलो द फॉलोइंग प्रोसीजर, कोर्ट ये प्रोसीजर अडॉप्ट करेगी, जो फर्स्ट कहता है इन ए केस इंस्टीट्यूट, अगर कोई केस ऐसा है जो इंस्टीट्यूट है पुलिस रिपोर्ट के अंदर, जो 173 के अंदर हम फाइल करते हैं, 173 के अंदर पुलिस अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है कोर्ट के पास, तो कोर्ट इशू करेगा नोटिस, किसको देगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नोटिस देगा, उस पुलिस ऑफिसर को देगा जिसने इन्वेस्टिगेट किया था केस, अक्यूज को देगा, एंड जो विक्टिम है उसको देगा, कि वो कहेगा पार्टिसिपेट कीजिए आप मीटिंग के अंदर और वर्कआउट, ऐसा मतलब निकालिए, सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन कीजिए आप केस की, आपस में मिलके डिस्पोज ऑफ कीजिए केस को, ठीक है, एंड प्रोवाइडेड ये थ्रू आउट जितनी भी प्रोसेस होगी सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन ऑफ द केस की, इट शैल बी ड्यूटी, उस दौरान कोर्ट की ड्यूटी बनती है कि वो इंश्योर करे जितनी भी एंटायर प्रोसेस कंप्लीट होनी चाहिए वॉलेंटली, पूरा का पूरा जो प्रोसीडिंग है प्ली बार्गेनिंग की वो वॉलेंटली कंप्लीट होनी चाहिए, पार्टीज जो प्रेजेंट है मीटिंग के सारी की सारी वॉलेंटली, ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं होनी चाहिए, ना ही विक्टिम के साथ, ना ही अक्यूज इनवॉलेंटली नहीं कर सकता, सारे वॉलेंटरली पार्टिसिपेट करेंगे उस मीटिंग के अंदर फॉर दी म्यूचुअल सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन। ये तो हमारा हो गया पुलिस रिपोर्ट के ऊपर। अब बी कहता है इन ए केस अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट, ये क्या है, इन ए केस अदरवाइज देन ऑन ए पुलिस मीन्स ऑन ए कंप्लेंट, अगर कोई कंप्लेंट के ऊपर हुआ या सुओ मोटो एक्शन लिया है जो भी है, अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट मीन्स कंप्लेंट, जो हमने पहले भी पढ़ा है कि कंप्लेंट के ऊपर अगर इंस्टीट्यूट हुआ है कोई केस या कोग्निजेंस लिया मैजिस्ट्रेट ने तो क्या करेगा, इशू कर देगा, दी कोर्ट शैल इशू नोटिस, अक्यूज को नोटिस दे देगा, विक्टिम को नोटिस दे देगा कि आप आइए और पार्टिसिपेट कीजिए मीटिंग के अंदर, एंड अपना जो केस है ऐसा उसको
सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोज ऑफ कर दो केस को, ठीक है। एंड प्रोवाइडेड इट शैल बी द ड्यूटी, ये ड्यूटी है कोर्ट की, वही जो ऊपर हमने पढ़ी थी कि इंश्योर करेगा थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ वर्किंग, जो हम सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन कर रहे हैं केस का, ये देखेगा कि मतलब वो वॉलेंटरली होना चाहिए पार्टीज़ के द्वारा जो पार्टिसिपेट कर रही है मीटिंग के अंदर। एंड फर्दर एंड अगेन फर्दर भी मतलब एक और प्रोविज़न दे रखा है कि फर्दर प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ़ विक्टिम ऑफ द केस, अगर विक्टिम है, जो विक्टिम है या अक्यूज्ड एज द केस में भी, जैसा भी केस है, अगर चाहते हैं सो डिज़ायर्स ही में पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो उस मीटिंग के अंदर अपने प्लीडर के साथ अंगेज इन, जो उनका प्लीडर, जो भी उनका एडवोकेट है, विक्टिम और अक्यूज दोनों ही अपने प्लीडर के साथ भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं उस मीटिंग के अंदर।